मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट की। अब इस आखिरी पूर्ण बजट में कितनों की उम्मीदें पूरी होती है, ये तो कहा जा सकता है कि हर किसी की उम्मीद को हर किसी वक्त पूरा करना ठीक नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी को खुश करना ही होगा। वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को भी करना होगा, उनकी कैबिनेट को भी करना होगा, क्योंकि 2019 में एक बार फिर से आम चुनाव की तरफ उनको जाना है और मोदी जी को, देश को अभी कई सारी उम्मीदें हैं। फिर से हम बजट पे चलते हैं। मुझे ये बताइए सर कि आप जो पूरा इकोनॉमी का खाका इस वक्त देख रहे हैं, आपका खुद का प्रिडिक्शन इस बजट के बारे में क्या कहता है? अगर मैं सिर्फ 3 पॉइंट आपको बोलने को बोलूं, नंबर 1 ये, नंबर 2 और नंबर 3 है, आप सबके पास आऊंगा मैं। मेरा ये है, सबसे पहले तो इस बजट में जो फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा। अगर हमने देखा कि 2014 के बाद जो मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में रहा है, क्योंकि 2014 में 1,81,000 करोड़ 1,81,000 करोड़ जो है वो अपने उसके लिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और पिछले बजट में हमने देखा करीब 4 लाख करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए गए। हमें उम्मीद करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस टाइम जो है करीब 25% to 30% की बढ़ोतरी होनी चाहिए आउटले में। और दूसरा जो मेजर फोकस रहेगा रूरल इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में जो रहेगा स्पेशली ऑन जो फार्मर्स इनकम उसमें डबल करने में, जो कि मार्केटिंग लिंकेजेस है, और एमएसपी जो फार्मर्स का एमएसपी है उसको मेरे ख्याल से उस पे फोकस रहेगा। थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन है जी, एमएसपी हम दे नहीं पा रहे, एमएसपी के ऊपर भावांतर योजना आ रही है कि जो एमएसपी का अंतर है वो हम दे देते हैं। सर को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, मध्य प्रदेश सरकार लॉन्च कर चुकी है, हरियाणा सरकार ने प्रिंसिपली उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एमएसपी तो हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो एमएसपी के ऊपर से दोहरा कैसे हो जाएगा? मुझे इस सवाल का जवाब आज तक कहीं से नहीं मिला। ये करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत जरूरी है। इमीडिएट अगर हमें रिलीफ देना है, क्योंकि जो काम चल रहा है कोल्ड चेन डेवलपमेंट में, जो क्रिएटिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस जो क्रिएट हो रहे हैं, यहां से आपसे फिर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, कितने कोल्ड चेन लिंकेजेस डेवलप हो रहे होंगे सर? इसका सही देखिए, कई नहीं, मैं आपको बताता हूं, कई जो हर प्रदेश में इस टाइम जो है कई फूड पार्क्स खुल चुके हैं और कई चालू भी हो चुके हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो रीफर वैन्स है, रीफर वैन्स की जो आंकड़े के हिसाब से करीब 52,000 रीफर वैन्स की हमारे यहाँ जरूरत है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी लोग नहीं उसमें आ रहे हैं। और करीब 30,000 के करीब हमारे पैक हाउसेज, मॉडर्न पैक हाउसेज की जरूरत है, सॉर्टिंग एंड पैकिंग हाउसेज की जरूरत है, राइपनिंग चेम्बर्स की जरूरत है, करीब 30-35,000। वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जब एक ट्रक यहां से सपोज जाता है नॉर्थ ईस्ट, जब नॉर्थ ईस्ट में कुछ लेके जाता है तो वहां से उसको जो है लाने के लिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उसकी वायबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम है, और जिसमें कि लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा कारण है। जो सरदाना जी, मुझे ये बताइए कि कितने कोल्ड चेन डेवलप हो रहे हैं हिंदुस्तान में इस वक्त? कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज है जो कोल्ड चेन डेवलप कर रही है? देखिए, अगर मुश्किल से 100 प्रोजेक्ट भी इस देश में हो रहे हैं जहां पे 10,000 चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक हमने फूड पार्क की बात करी, फूड पार्क का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, वो अपने आप में एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप समझिए इस बात को कि आपको प्रोडक्ट स्टोर क्यों करना है। मैं एक बात बता दूं, आप बोलते रहिएगा, लेकिन संसद भवन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ में सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री हैं वो दिखाई दे रही है संसद भवन जाते हुए। प्रधानमंत्री जी, आप कह सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि हम एक तरफ तो चाहते हैं इस देश में कोल्ड स्टोर बने, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जब जरा सी भी महंगाई ऊपर नीचे होती है तो आप स्टॉक लिमिट लगा देते हैं। इन्वेस्टर को यह नहीं पता कि सरकार चाहती क्या है। दूसरी बात है कि आप यहां से नॉर्थ ईस्ट ले जाना क्यों चाहते हैं, जब आपको कंजम्पशन है दिल्ली में। देखिए, इस देश की विचित्र सिचुएशन क्या है, आपका टमाटर आता है बेंगलोर से, प्याज आता है नासिक से, जबकि आपके हरियाणा का किसान कहता है मैं क्या बेचूं और क्या उगाऊं। कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल प्लानिंग फ्लॉ है एग्रीकल्चर में। हमें जहां लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना है वहां हम लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहते हैं, जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहां हम लगाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपका जो इकोसिस्टम है, जो आपकी पॉलिसी एनवायरनमेंट है, वो इतना डिस्टॉर्टेड है कि प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। नहीं तो जब आपको पता है कि फूड कंजम्पशन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वहां पे सरकार क्यों? और बिना खाए इंसान जी ही नहीं सकता। मैं वही कह रहा हूं, फूड एक्टिविटी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, वहां बार बार सरकार को इंसेंटिव क्यों देना है? क्योंकि वहां पे जो आपकी पॉलिसीज है, आप इंड्यूस कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको वर्किंग एनवायरमेंट नहीं दे रहे। आप 1960 के कानून हटाना नहीं चाह रहे, आप वो हटा दीजिए। प्राइवेट, इसलिए बॉलीवुड पहले ही कह चुका है सर, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना।
ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और यही कारण है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, ये लॉलीपॉप देने से देश नहीं बदलेगा। रितेश, वो 3 चीजें जो बजट में आप देखिए 1, 2, 3 बिल्कुल। हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस रहेगा। 1.5-2% तो बड़े बड़े अस्पताल खुल गए, वो केयर कर रहे हैं। नहीं हेल्थ केयर आदमी करोड़ों का बिल दे रहा है। जो पब्लिक सेक्टर अभी भी हेल्थ केयर है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है। हमारी डॉक्टर पेशेंट जो पॉपुलेशन है वो जो रेशियो है बहुत कम है। हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस रहेगा। 1.5-2-2.5% नहीं 4% हमारा आज का जीडीपी जा रहा है हेल्थ केयर के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है। लेकिन यूएसए के अंदर 18% जाता है और किसी भी अच्छी डेवलपिंग नेशन के अंदर 10 से 11% हेल्थ केयर को दिया जाता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन और तीसरा पॉइंट आपने जो बताया, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। रितेश के तीनों पॉइंट मुझे पसंद आए, लेकिन क्या बाकी पैनल को पसंद आए हैं? अब हम बात कर रहे हैं कि बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से मात्र आधे घंटे के आसपास बाकी होंगे बजट को शुरू होने में। कैबिनेट की बैठक किसी भी वक्त शुरू होने वाली होगी। कैबिनेट बजट को पास करेगा, उसके बाद संसद के अंदर पेश किया जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक। बजट पेश करना शुरू कर देंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार मोदी सरकार क्या क्या सौगातें देने वाली है। हालांकि आजकल जो इवेल्युएट होता है तो कस्टम ड्यूटी के बारे में हम देख सकते हैं, लेकिन बाकी के जो टैक्स हैं वो जीएसटी के आधार पर बनते हैं, तो उस पर कोई बदलाव नहीं है। वो डिक्लेयर हो चुका है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बिना डिक्लेयर किया जाए इसकी चांसेस बहुत कम लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके आम जीवन पर बेहद असर डालेंगी। आपकी नौकरी पर, आपके रोटी पर, आपके कपड़ा पर, आपके मकान पर, सब पर असर डालेंगी। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली की फैमिली संसद भवन पहुंची है और उनसे बात की है हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। बजट से पहले बजट की कॉपीज आ चुकी है। पीछे आप देख सकते हैं वित्त मंत्री का परिवार भी आ चुका है। वाइफ है वित्त मंत्री की, बेटे हैं, सब लोग आ चुके हैं। पीछे आपसे कहूंगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं। और बजट के बाद भी हम जानेंगे कि आखिर परिवार को भी कैसा लगा बजट। परिवार वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का आ चुका है, बेटे हैं, माँ है, ये सब लोग आ चुके हैं, अंदर जा रहे हैं। ये सब गैलरी में बैठेंगे उस वक्त जिस वक्त वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगे। और जब ये बाहर आएंगे तो जानेंगे कि आखिर वित्त मंत्री के परिवार को कैसा लगा वित्त मंत्री और अरुण जेटली का बजट। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आइए देखते हैं टैक्स का रेट क्या है। टैक्स का रेट जानेंगे। हमारे साथ 2 सीए हैं, सिर्फ सचिन जी हैं और सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी, अभी तक के टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि अगले 20 मिनट बाद टैक्स के बारे में भी कुछ ना कुछ निकलकर सामने आएगा और सब चाहते हैं टैक्स की लिमिट बढ़ जाए। अभी का जो मौजूदा टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स है और 10 लाख से ऊपर खुला छोड़ दिया गया है, उसमें 30% टैक्स है। तो ये टैक्स स्लैब है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में थोड़ा सा टैक्स स्लैब में एक्सेलरेशन होगा। जैसे अब 5 के बाद सीधा 20% आता है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीच में शायद 10% की कोई लिमिट डालें बीच में, या जो 5 लाख की लिमिट है इसको बढ़ा के 7 लाख तक करें और 10 लाख की लिमिट है इसको बढ़ा के 12 लाख तक करें। एटीसी और 87A के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस प्रपोज कर सकते हैं वित्त मंत्री जी? 80C में हमें लगता है कि अभी मौजूदा लिमिट 1.5 लाख की है, वो बढ़ा के 2 लाख तक की जा सकती है। 2 लाख तो ऊंट के मुंह में जीरा होगा बस। लेकिन अभी फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो इससे ज्यादा की उम्मीद अभी नहीं है। इससे ज्यादा की नहीं है, लेकिन आम आदमी को ये चाहिए कि टैक्स उसका कम से कम लगे। कितने टैक्स पेयर होंगे सचिन जी पूरे देश में? लगभग 5 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर हैं और उसमें भी ज्यादा जो उसमें नील कितने फाइल करते हैं? मेजोरिटी पोर्शन नील का ही है और उसमें भी ज्यादा जो हैं जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं। जो सैलरीड एम्प्लॉइज मतलब आपको देना ही देना है, नहीं दोगे तो वो इनकम टैक्स वाला वो कट जाता है, अंकल घर पे आएगा। टीडीएस कट जाता है, वो एम्प्लॉयर काट लेता है टीडीएस काट लेता है। पर 20% सर्विस टैक्स और जीएसटी में अगर चाहे तो बच सकता है। अगर सैलरीड एम्प्लॉय पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कुछ चीज खरीदता है मार्केट से तो वो जीएसटी देकर। रितेश, अगर यंग जनरेशन की बात करी जाए, अगर यंग इंडिया की बात की जाए, उसकी सोच क्या है? आपने एक अलग सोच लिया, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं,
आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपने एक स्टार्टअप खोलने की सोची। लेकिन आम सोच जो है वो अभी भी है कि कैसे भी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नहीं मिल पाए तो प्राइवेट मिल जाए। इस सोच को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की। उन्होंने कई बार अपने भाषणों के अंदर बात की, कई दूसरी बातें भी की। क्या ये सोच समाज के हर स्तर तक पहुंच पाई है? मुझे लगता है कि ये सोच इतनी ज्यादा मुश्किल है लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज अगर किसी बच्चे को मोटिवेट करना है कि नहीं आप अपनी एक नौकरी छोड़कर अपना एक स्टार्टअप लॉन्च कीजिए, इतना बड़ा रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में, आपकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 2 साल के अंदर जो ये 24 महीने का छोटा सा समय है, उसमें काफी अच्छा हमने एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है। एटलीस्ट हमने एक शुरुआत की है। अगर हम दुनिया में देखें, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जितना सिलिकॉन वैली पैसा प्रोड्यूस करती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी और एक सकारात्मक अप्रोच है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में इम्बाइब करनी है। एक बड़ी अच्छी बात जो सर ने कही कि इम्प्लीमेंटेशन में हम वीक हैं, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो वो इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट बजट लेके आते, फंड लेके आते हैं, जो जितने भी सरकार की पॉलिसीज आ रही हैं उसका 2% सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्कीम्स में लगाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी वो तब तक उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें DIPP, जो हमारे को एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप एक स्टार्टअप हैं या आप एक नॉर्मल बिजनेस हैं, अभी तक सिर्फ 0.5% ऐसी कंपनी स्टार्टअप्स हैं जिनको वो सर्टिफिकेट मिला है, जो वो 3 साल के स्लैब ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन पे आते हैं। देखने की बात यह है कि पहले 3 साल में कैपिटल गेन एक स्टार्टअप को होता ही नहीं है, क्योंकि पहले 3 साल में वो एक ऐसे फेज में जाता है जहां पे उसको वो ज्यादा से ज्यादा उसका नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें अगर हम देखें स्तर पे, अगर हम जमीनी तौर पे जाएं तो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे नहीं है। ठीक है, बढ़िया बात। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, VM सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, एक्टिविस्ट हैं, और कई मामलों में बहुत आगे से लीड करते हैं किसानों के आंदोलन के। लेकिन इस वक्त सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा के पास और शिरीन के पास। सुशांत के साथ किसान है और शिरीन के साथ हाउसवाइफ है। सबसे पहले सुशांत आपके पास आऊंगा, क्या कहना है इन किसानों को, क्योंकि सभी को लगता है कि अगर किसान की हालत नहीं सुधरी तो देश की हालत नहीं सुधरेगी, और हमको पता है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी। सुशांत, देश में किसानों की ठाठ हो ना हो, उनके पास खाट जरूर है, और उस खाट पर बैठकर वो सिर्फ ये सोच सकते हैं कि कौन सी सरकार हमारे लिए भला करेगी। फिलहाल उनकी तरफ से सोचने के लिए स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हमारे साथ है योगेंद्र यादव, और योगेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इन्होंने बड़ा दिलचस्प एक मार्कशीट तैयार किया जो मेरे पीछे अगर आप देख पाए, इसमें इन्होंने 10 पॉइंट्स रखे हैं जिसमें ये मोदी सरकार का जो बजट आने वाला है उसको अंक देंगे। जैसे शुरुआत में आप देखिए, लागत के ड्योढ़ा दाम की गारंटी है, उस पर 10 मार्क, फसल का रेट गिरने से बचाव 10 मार्क, संपूर्ण कर्ज मुक्ति पैकेज 10 मार्क, और ऐसे कुल 100 मार्क्स हैं जो कि ये देंगे जैसे ही बजट आएगा, और तय करेंगे कि ये मोदी सरकार कितनी किसानों के लिए सोचने वाली सरकार है। योगेंद्र जी, ये मार्कशीट क्यों, इसमें पासिंग मार्क कितना है और क्या उम्मीद है कितने मार्क्स मिलेंगे सरकार? देखिए, आज तक चलता ही आया है कि कुछ बड़े बड़े उद्योगपति एक बड़े से होटल में बैठ के तय करते हैं बजट अच्छा है बुरा है, सब टीवी चैनल भी उसको कवर करते हैं। हमें लगा कि भाई किसान को भी तो कुछ करना है ना, किसान की बात भी सुनी जानी चाहिए, और धन्यवाद आप जैसे लोग उसकी बात सुनने के लिए आए। और ये जो 10 बिंदु हैं, ये तो सिर्फ एक तरीका है कहने का कि किसान को किन 10 बातों की सबसे बड़ी उम्मीद है। आज इस देश में किसान की हालत बहुत खराब है, और अब तो सरकार का अपना आर्थिक सर्वेक्षण इसको मान चुका है। किसान की आमदनी बढ़ नहीं रही है, भविष्य में घटने की संभावना है। इसलिए किसान कम से कम 2 बात मांग रहा है। पहला, उसको फसल का पूरा दाम मिले, और दाम कैसे मिलेगा? यदि MSP को एक कानूनी गारंटी बनाया जाए और MSP उतनी दी जाए जितना मोदी जी ने वायदा किया था, लागत का 1.5 गुना। तो ये पहली बात। उससे जुड़ा हुआ है कि अगर MSP से कम मिलता है तो उसको फिर मुआवजा मिलना चाहिए उसका। तो इसमें चूंकि आप 100 मार्क्स का इसको आपने रखा है, तो पासिंग मार्क्स कितना मानेंगे? क्योंकि अब 40% मार्क्स लाके तो आप कह नहीं सकते कि किसानों की हालत बदलेगी। जो सरकार पहले 4 साल में 0 स्कोर कर रही हो, उसे आखिरी साल में सिर्फ 40 से काम नहीं चलेगा, उसको तो 40 से बेहतर करने चाहिए ना। योगेंद्र यादव कितना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं मेरी सरकार को डिस्टिंक्शन आए भाई, और आखिर किसान को तो देखिए, पहले 4 साल तो किसान को मिलता नहीं, किसान को ले दे के जो कुछ भी मिलना है चुनाव से पहले वाले बजट में मिलना है। और अगर इस बजट में सरकार 70-75% मार्क्स नहीं लाती तो इसका मतलब सरकार को किसान की चिंता नहीं है।
ये किसान की चिंता की बात मैं कर रहा था और मैं पढ़ रहा था कि सरकारी आंकड़े हैं कि पिछले 22 साल में 3.25 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। आप सोचिए कि जो 17 से 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हो, उसके साथ ये हो रहा हो, तो आप कैसे उम्मीद लगाएंगे कि क्या हो सकता है? और उसको आज 70 साल बाद भी समर्थन मूल्य के लिए लड़ना पड़ रहा है। हाथ जोड़ने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाना पड़ता है कि जी हमारे को दे दो, और वो कलेक्टर कहता है नहीं नहीं अभी खरीदी नहीं होगी, नहीं नहीं जाओ अभी कुछ वो नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश का जिसे हम अन्नदाता कहते हैं उसको हम उतना तो सम्मान देना शुरू करें जितना कि इस देश की सीमा पे सुरक्षा करने वाले को हम देते हैं। और बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम बात हम कह रहे हैं, कोई बढ़ चढ़ के नहीं मांग रहे। उद्योगपति वगैरह तो पता नहीं क्या कुछ मांगते रहते हैं, सरकार से मिल भी जाता है। हम तो खाली 2 बात कह रहे हैं, फसल का पूरा दाम दे दो और किसान को एक झटके में कर्ज से मुक्त कर दो। ये 2 चीज होंगी तो किसान कम से कम आज जो आईसीयू में है वो आईसीयू से तो बाहर आ जाए। लेकिन योगेंद्र जी एक बात और है, आप लोग कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ कम से कम कर्ज माफी के लिए सरकार पैकेज दे, पर इस देश में हमेशा से सरकारें सिर्फ कर्ज माफ करती हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में कर्ज माफी हुई, फिर भी वहां 22,000 किसानों ने आत्महत्या कर रखी है। महाराष्ट्र में कर्ज माफी होती है, वहां आत्महत्या है। यूपी में कर्ज माफी हुई, वहां आत्महत्या है। तो कर्ज माफी सोल्यूशन है क्या? कर्ज माफी अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं बार बार कई साल से कह रहा हूं, क्योंकि जिसकी आमदनी नहीं है उसका कर्ज आप कितनी बार माफ करेंगे? आज करेंगे, 6 महीने बाद फिर करेंगे, 1 साल बाद फिर करेंगे। असली सॉल्यूशन है आमदनी। और आमदनी कैसे मिलेगी किसान को? जब उसको अपनी फसल का भाव पूरा मिलना शुरू हो, और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जाए तो सरकार उसकी भरपाई करे। लेकिन आज किसान की ये स्थिति है कि आज आप उसको आमदनी दे दो तो उसका सारा का सारा पैसा उस अंधे कुएं में चले जाएगा जो कि कर्ज है। तो एक बार उसको प्राइस देना शुरू कीजिए और साथ में एक बार पट्टी पोंछ के उसको मौका दीजिए नए तरीके से शुरुआत करने का। और ये खाली किसान के लिए नहीं भैया, ये जो 2 लाख रुपए जिसको हम कहते हैं बैंक रिकैपिटलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफी तो हुई है अभी 1 महीना पहले, उसके लिए पैसा है। साथ में वेतन आयोग वालों को देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया हर साल है। बुलेट ट्रेन के लिए पैसा है। किसान की बात आती है, किस जेब छोटी पड़ जाती है। क्या हुआ? तो क्या मोदी सरकार वाकई में सूट बूट वालों की सरकार है, किसान की नहीं है? देखिए, कांग्रेस के जुमलों पे मैं जाता नहीं, को कांग्रेस की सरकार कोई हमदर्द सरकार नहीं थी किसानों की। कांग्रेस ने मरीजों को दवा नहीं दी किसान को, इन लोगों ने आके जहर दे दिया। कांग्रेस के कारण किसान अस्पताल में पहुंचा, इन्होंने आईसीयू में पहुंचा दिया। ये जो मोदी सरकार है ये तो निश्चित ही देश के इतिहास में सबसे घोर किसान विरोधी सरकार है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट बातें हैं, अफसोस वक्त की कमी है क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद बजट सामने आने वाला है। सुशांत, मैं सीधे शिरीन के पास चलता हूं। शिरीन, आप क्या एक्सपेक्ट करती है? कॉस्मेटिक का सामान कम हो जाए, रसोई का बजट कम हो जाए? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से गृह मंत्री एक देश का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मेरे साथ यहाँ हर परिवार की गृह मंत्री बैठी हुई हैं। इसलिए सिर्फ मेकअप और या फिर बच्चों तक ही या फिर परिवार तक सीमित नहीं है, हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हम सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर ये बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं। आज मैम, बजट थोड़ी देर में पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? बजट को लेके हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी का कम होना चाहिए। एवरी कमोडिटी पर होलसेलर्स विल पे द जीएसटी ओनली, रिटेलर्स विल नॉट पे द जीएसटी। रिटेलर्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। आप माय क्वेश्चन टू मिस्टर अरुण जेटली सर, दैट रॉ मटेरियल फॉर द ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल इज वेरी लो, but price is very low. The custom duty is 2.5% only, and excise is I think 16.20 to petrol and I think 16 to the diesel. Still the prices are going on day by day. तो देखिए, डीजल और पेट्रोल का अगर भाव बढ़ता है तो इन पर असर पड़ता है। एलपीजी भी महंगा होता जा रहा है। कितना मुश्किल हो जाता है गृहिणी के लिए अगर इस तरह से दाम बढ़े? देखिए, मेरा तो सवाल है फाइनेंस में सवाल और रिक्वेस्ट भी है कि हम सीनियर सिटीजन हैं और आजकल हर चीज में जीएसटी और इतना महंगा हो गया है। जैसे मैं मेडिसिन पे नाम लेती हूँ, मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है और हम लोग रिटायर्ड पर्सन को सिर्फ 15,000 साल का मिलता है मेडिकल रिम्बर्समेंट। तो वो उस 15,000 पे तो हमारा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एज बढ़ते साथ साथ हमें बीमारियां भी बहुत होती है, जैसे शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ और भी बहुत तरह की चीज है। तो उस 15,000 तो हमारा 1-2 महीना में खत्म हो जाएगा, साल तक। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हर क्षेत्र में, हर इसमें सब चीज बढ़ रहा है, सबकी सैलरी बढ़ रही है, सब चीज के सबको फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन हम सीनियर सिटीजन को कम से कम मेडिकल में तो फैसिलिटी दे, क्योंकि हमारा तो पूरा लाइफ मेडिकल पे ही निर्भर है।
क्योंकि मेडिसिन तो हमें खाना ही है, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर से ये है कि मेडिसिन, हमारा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था उसमें कम से कम थोड़ा और बढ़ोतरी कर। जी जी दीपक जी, तो देखा आपने, हर किसी के मन में एक एक सवाल और उम्मीद कर रहा है कि आज जब बात बोली थी वो एक मजाकिया लहजे में बोली थी, उसको दिल पर मत लीजिएगा। मुझे पता है कि आज की महिलाएं जो है वो कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों से आगे बढ़ रही है और कई मामलों में उन्होंने पुरुषों से ज्यादा एक्सेल किया है, पुरुषों से ज्यादा बेहतर काम किया है। चाहे उद्यमी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पायलट हो, चाहे डॉक्टर हो, ऐसी प्रेरक महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम इस देश और दुनिया में किए हैं। ठीक 15 मिनट बाकी है, या ये कहूं 16 मिनट बाकी हैं, उसके बाद अंतिम बजट इस सरकार का आ जाएगा। सरकार को कितने मार्क्स मिलते हैं ये हम देंगे यहां पर। ये देखिए, ये हमने यहां पर दे रखा है, ये 1 है, माफ कीजिएगा अभी आपको दिखाता हूं जरा, ये 1 है, ये 1 मार्क है और ये 10 है, तो 1 और 10 110 हो गया। लेकिन उस तरह से नहीं जोड़ेंगे ना घटाएंगे हम उस तरीके से, हम 1 से 10 तक के मार्क्स देंगे और उसके आधार पे हम आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स के साथ कि इस बजट को कितने नंबर देके हमारे एक्सपर्ट्स पास कर रहे हैं। ब्रेक। अब से मात्र 3 मिनट बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना भाषण शुरू करेंगे और उनका ज्यादातर हिस्सा हिंदी में होगा ताकि सब लोग समझ सके। मोटे तौर पर या आज तक देखा गया है ट्रेंड में कि वित्त मंत्री जो होता है वो अंग्रेजी में बोलता है, हम लोग टीवी चैनल वाले उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन इस बार अरुण जेटली जी, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तीनों के बहुत बड़े जानकार हैं, वो अपना पूरा भाषण या 90% भाषण जो है वो हिंदी में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार है। आप ये देख सकते हैं वित्त मंत्री, उनके 2 असिस्टेंट और उनकी पूरी टीम इस वक्त दिखाई दे रही है सूटकेस के साथ। जो फोटो ऑप होता है, ट्रेडिशनल फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब सब लोकसभा पहुंच चुके हैं। लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण बस कुछ देर में। सिंह साहब, हम किसानों की इतनी लंबी बात कर रहे थे, सब बोलेंगे कि ये किसानों का बजट है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको कितनी उम्मीद है इस बजट से किसानों के लिए? मैं छोटी सी बात खत्म करता हूं क्योंकि आपको वापस चलना है वहां पर। 2022 में पीएम ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी किसानों की। अभी हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में कर्जा जो है 55% बढ़ गया किसानों का। अब मैं देखना चाहूंगा बजट के अंदर कि ऐसा क्या दिखाएंगे वो, ऐसा क्या किसानों तक पहुंचाएंगे वो। जुमलों की बात नहीं हो रही है, किसानों तक क्या पहुंचेगा कि जो रोड मैप बन पाए 2022 के लिए। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसके बाद मौका मिले या नहीं मिले, कम से कम अब तो करना पड़ेगा कि रोड मैप तो दिखाना पड़ेगा 2022 का कि हमारी जो है आमदनी डबल करने की बात कर रहे हैं, यहां कर्जा डबल होने की बात हो रही है। नहीं, मैं आपसे इंटायरली एग्री करता हूं, पर मुझे आप ये बताइए कि क्या 2022 तक वीएम सिंह, एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, को उम्मीद नजर आती है कि किसानों की फसल की कीमत 2 गुनी हो जाए या उनकी आमदनी 2 गुनी? कतई नहीं, कतई नहीं। ना तो किसानों की जो आमदन बढ़ रही है, बल्कि उनका जो अलाइड एक्टिविटी होती है, मवेशी उसकी है, उसके ऊपर जो घास गिरी है। आज घर में जो है दूध का रेट गिर गया है, बहुत बुरे हाल हो गए हैं। किसान जो है खाने को मोहताज हो गया है। आत्महत्या बहुत बढ़ेंगी। इसलिए देखना चाहेंगे आज की तारीख के अंदर कि आप कर्जा माफ करके स्लेट साफ करना चाहते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो किसान की बात करना छोड़ दो, कृषि प्रधान देश बोलना छोड़ दो अपने आप। लेकिन हम कृषि प्रधान बोलने से मैंने एक बार पूछा था जसवंत सिंह जी से, मैंने कहा था कि सर हमारी पूरी इकोनॉमी तो इंद्र देवता पे निर्भर है, वो बरस गए, उनकी कृपा हो गई तो ठीक, वरना हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठा, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि किसान उगा नहीं पाता है और वजहों से, या फिर मौसम के कारण या किसी और चीज के कारण, या बारिश न हो पाने के कारण। सिंचित हम है नहीं पूरी तरह से, तो हमको संकट में आना पड़ता है। चलिए